जय हिंद। वेलकम टू दक्षाई क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा। बच्चों, आज हम DT02 का पेपर 2 डिस्कस करने वाले हैं और पेपर ठीक था, सवाल अच्छे थे इसके अंदर। तो आइए अपने वन बाय वन सभी सवालों को देखते हैं। सबसे पहले अपने कॉम्प्रीहेंशन उठाया है आपके पास में। ऐसे एक कॉम्प्रीहेंशन है आपके पास में, उसमें इस तरीके का सर्किट आपको दिखा रखा है ना। ये बैटरी है, ये कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस इस बैटरी की, ये वोल्ट मीटर अममीटर, और इनकी जो वोल्ट मीटर और अममीटर की जो रेजिस्टेंस है वो कुछ नॉन रेजिस्टेंस है। तो आरबी होगी रेजिस्टेंस और वोल्ट मीटर की होगी आपके पास में, और आर ए अगर आप देखेंगे दिस इज अमीटर की रेजिस्टेंस होगी आपके पास। क्लियर? ऐसे आपको ये गिवन है। अब इस सबसे पहले ये बोला कि इसका नाम जो आपके पास में ये फिगर ए है, दिस इज फिगर बी। तो ऐसे पूछा गया कि फिगर ए में जो रेजिस्टेंस कैलकुलेट होगी वो रेजिस्टेंस किससे कैलकुलेट होगी? जो रेजिस्टेंस आएगी आर डैश वो वी डिवाइड बाय आई से आएगी, मतलब पोटेंशियोमीटर वोल्ट मीटर की रीडिंग डिवाइड बाय मीटर की रीडिंग। और यहाँ पे सिमिलर जो आर बी आएगी वो उस वाले सर्किट में वोल्ट मीटर रीडिंग और वो आएगा। तो इससे पूछा गया सबसे पहले वाले सवाल में कि आर ए और एक्चुअल वैल्यू ऑफ आर में क्या रिलेशन है। यहाँ पे जो आर ए मिलेगा और आर में क्या रिलेशन है वो थोड़ा देखते हैं। तो मैंने क्या बोला कि आर ए जो होगा इस वाले में वोल्ट मीटर की रीडिंग डिवाइड बाय अमीटर की रीडिंग, यही होगा आपके पास में वोल्ट मीटर की रीडिंग डिवाइड बाय अमीटर की रीडिंग। ओके, तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स में एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस कुछ वी नॉट है, मान लेता हूं कुछ वी नॉट है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग वी नॉट ही होगी, तो आपने इसको वी नॉट कर दिया। अब देखिए इस करंट की रीडिंग क्या होगी आपके पास। अगर ये वी नॉट है तो करंट की रीडिंग जो आपके पास में आएगी इसके साथ दैट इज वी नॉट डिवाइड बाय इन दोनों का जो रेजिस्टेंस मिलके बनेगा दैट इज आर आर वी, और ऊपर चला गया आर प्लस आर। ठीक, तो आप इसको यहां पे डिवाइड करें दैट इज वी नॉट, दिस इज आर प्लस आर वी मल्टीप्लाई आर आर वी। इसने इसको उड़ा दिया तो आर ए जो आपके पास में आ रहा है दैट इज आर आर वी डिवाइड बाय आर प्लस आर वी। और आपको पता है कि मतलब ये इन दोनों का इक्विवेलेंट जो कॉम्बिनेशन आएगा, इन दोनों की इक्विवेलेंट से जो रेजिस्टेंस बनेगी वो है आपके पास में आर है। और आपको पता है किसी के पैरेलल में अगर आप रेजिस्टेंस लगाइए, आर के पैरेलल में जब कोई भी रेजिस्टेंस लगाइए नेट वैल्यू जो होगी वो इस आर से कम ही होगी। तो आप क्या बोलेंगे जो आर ए की वैल्यू है दैट विल बी लेसर देन आर। ठीक, तो आपके पास में ए ऑप्शन मैच कर जाएगा जिस वाले केस से पूछा गया आर और आर ए में क्या रिलेशन है। सिमिलरली हम यहाँ पे चलते हैं बच्चों। यहाँ पे अगर हम देखें तो बोल देता इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो रीडिंग है वो कुछ वी नॉट मान लेता हूँ मैं। कितनी मान लेता हूँ? पोटेंशियल वी नॉट। तो यहाँ पे भी आपके पास में जो आर बी आएगा दैट इज वी डिवाइड बाय आई आएगा। तो v की वैल्यू कितनी है आपके पास में? वी नॉट। और i की वैल्यू कितनी है? देखिए i की वैल्यू होगी वी नॉट डिवाइड बाय आर प्लस आर। वी नॉट डिवाइड बाय आर प्लस आर, ये तो होगी अमीटर की रीडिंग। तो आपके पास में जो आरबी आया दैट इज आर प्लस आर है। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आरबी की वैल्यू जो होगी वो आर से बड़ी होगी। ये सवाल अच्छा है बच्चों, मतलब ये सोचने वाली चीज इसमें बढ़िया है। जल्दी क्लिक नहीं करता है कैसे प्रोसीड करें। तो आप इस वाले में देखेंगे तो इसमें भी आपके पास में ए ऑप्शन मैच कर जाएगा। फिर ये थर्ड प्रॉब्लम में आपको क्या बोल रहा है, इसने बोला कि आपको रीडिंग दे दी इसने कि आरवी की वैल्यू आपके पास में 1 किलो ओम है, बहुत बढ़िया, और गैल्वेनोमीटर की या फिर अमीटर की है 1 ओम। तो आपको बोला गया तो परसेंटेज एरर कितना आएगा, एरर में किस में एरर ज्यादा आएगी वो उसमें पूछ रहा है। तो अगर आप इसमें एरर देखें पहले वाले केस में, तो पहले वाले केस में कितना है? आर आर वी डिवाइड बाय आर प्लस आर वी माइनस आर डिवाइड बाय आर, ये है परसेंटेज एरर पहले वाले केस की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो इसने इसको उड़ा दिया, यहाँ पे साफ हो गया। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू बन गई आर वी दिस इज 1000 और नीचे बन गया आपके पास 1010 माइनस 1। क्लियर? तो परसेंटेज एरर कितना आ रहा है आपके पास में? अप्रोक्सीमेटली दिस विल बिकम 10 डिवाइड बाय 1010 मल्टीप्लाई 100, की परसेंटेज चाहिए ना आपको, तो मल्टीप्लाई 100, तो अप्रोक्सीमेटली 1% के आसपास आ जाएगा। ठीक है, अगर आप सेकंड वाले केस में देखें तो ये तो आर ए की एरर है, आर ए में जो परसेंटेज एरर, तो अगर आप आर बी की परसेंटेज एरर निकालें वो कितनी है देखिए, तो वो है आपके पास में आर प्लस आर ए। तो आप क्या लिखेंगे? आर प्लस आर ए माइनस आर डिवाइड बाय आर, ये आएगा मल्टीप्लाई 100। तो आपने लिखा आर की वैल्यू है आर प्लस आर है, वो हमने यहाँ पे मेंशन नहीं कर दी। ओके, तो अमीटर की रेजिस्टेंस कितनी है बच्चों? 1 है, तो यहाँ पे तो बन जाएगा 11 माइनस आर की वैल्यू कितनी है आपके पास में? आर की वैल्यू सवाल में गिवन है 10 है आपके पास में, और यहाँ पे ये 10 है, तो दिस इज मल्टीप्लाई 100, यानी अप्रोक्स 10% के आसपास आ रही है। तो आप क्या बोलेंगे जो एरर है आपके पास में वो बी वाले सर्किट में ज्यादा है एज कंपेयर टू ए। मेरी बात समझ में आई? क्लियर? तो ये बच्चों हमारे पास में सवाल था, सिर्फ मतलब गणित बहुत ज्यादा नहीं थी पर इसमें सोचने वाला अच्छा था ये सवाल, इस वजह से थोड़ा स्ट्रगल कर सकता है आपके लिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास में कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम 5
4, 5 एंड 6, इसमें क्या बोल रहा है कि यहाँ पे ऐसे एक अर्थ थी और इसके अराउंड ऐसे एक प्लेनेट था, वो ऐसे कुछ सर्कुलर ऑर्बिट में, इसके अराउंड कोई सैटेलाइट है जो ऑर्बिटल कोई सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, दिस इज अर्थ। अब होता कि यहाँ पे आप कुछ हाई स्पीड का कुछ रॉकेट इंजन फायर करते हैं, जिसकी वजह से कुछ पाथ ऐसा बन जाता है, ठीक है। अब कॉम्प्रिहेंशन में आप ढंग से पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि जब हम रॉकेट को फायर करते हैं टोटल एनर्जी 10% डिक्रीज हो जाती है। सबसे पहले ऑप्शन में तो आपसे पूछा है, सबसे पहला जो सवाल है 4th नंबर प्रॉब्लम, सबसे पहला उसमें यही पूछा गया आपसे कि अगर इनिशियल एनर्जी कुछ ई नॉट थी, पहले सवाल में कि इनिशियल एनर्जी आपके पास में ई नॉट थी, एनर्जी जब रोटेट करते ई नॉट थी। अब इसने क्या बोला कि जैसे फायरिंग होती है तो मैग्नीट्यूड जो है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, 10% से डिक्रीज हो जाता है, मतलब फाइनल इसमें कुछ चेंज आना चाहिए, दैट इज 0.1 ई नॉट का चेंज आना चाहिए। अब आप सोचिए अगर फायर होगा टोटल एनर्जी बढ़ेगी ना, फायर टोटल एनर्जी बढ़ेगी, तो पहले थी माइनस ई नॉट और अब इसमें कुछ बढ़ गई 0.1 ई नॉट, नेट कितनी बढ़ी, 0.9 ई नॉट, तो ये आपके पास में टोटल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो आपके सेकंड ऑप्शन मैच कर जाएगा। फिर अगर आप नेक्स्ट प्रॉब्लम में अगर आप देखेंगे 5th नंबर प्रॉब्लम में, तो उसमें आपको क्या बोला गया, उस वाले सवाल में आपसे पूछा गया है कि द सेमी मेजर एक्सिस कितना आएगा। तो पहले एनर्जी थी मैंने GMM डिवाइड बाय इसकी रेडियस, ये थी पहले इनिशियल एनर्जी, किसके बराबर थी, ई नॉट के बराबर थी, माइनस ई नॉट। और अब जो इलिप्टिकल पाथ में है तो आप उसको GM डिवाइड बाय 2R, सॉरी ये इनिशियल एनर्जी टोटल एनर्जी, ये इनिशियल ये फाइनल, क्योंकि जब इलिप्टिकल पाथ में घूमता है तो टोटल एनर्जी आती है माइनस GMM डिवाइड बाय 2A। तो इसकी जो वैल्यू है दैट इज 0.9 ई नॉट, क्लियर। अब R की वैल्यू आपको पता है, R की वैल्यू कितनी है, सवाल में गिवन रेडियस ऑफ अर्थ और प्लस उससे कितनी हाइट पे ऊपर है वो सवाल में गिवन है, दैट इज 300, क्योंकि सवाल में गिवन था 300 मीटर ऊपर था। तो आपके पास में आप दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, तो रेशियो निकालेंगे तो ऊपर बनेगा A, नीचे बनेगा R इज इक्वल टू दिस इज बिकम 1/0.9, क्लियर। तो हमें A की वैल्यू निकालनी है, R की वैल्यू आपको पता है, आप यहाँ पुट कर दीजिए, जो A की वैल्यू है 6.7 10⁴ डिवाइड बाय 9, ये आपके पास में आ जाएगा। तो B ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मैच कर जाता है। फिर अगर आप देखें कि मैक्सिमम हाइट ऑफ द स्पेसक्राफ्ट अबव द अर्थ सरफेस, तो मैक्सिमम हाइट अगर आपने देखे तो हमें ये चीज पता है, ठीक है। अगर आपको ये चीज पता है तो आप ये इसकी फोकस बोल सकते हो, तो ये जो डिस्टेंस है ये A के बराबर है, तो ये क्या पूछा इसने, मैक्सिमम डिस्टेंस ना। तो मिनिमम डिस्टेंस जो है R मिनिमम जो है आपके पास में वो R के बराबर है आपके पास में, और ये हो क्या गया, ये हो गया A। जब आप ऐसे इलिप्टिकल पाथ अगर आप ऑब्जर्व करते हैं बच्चों, तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस आती है वो सवाल में गिवन है R के बराबर, ये होता है A माइनस ए। तो आप क्या बोलेंगे, A माइनस ए ई, मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, तो A माइनस ए की वैल्यू सवाल में गिवन है R के बराबर। तो आपको किसके निकालनी है, A प्लस ए की वैल्यू निकालनी है। तो आप यहाँ से A की वैल्यू आपको पता है और यहाँ पे इस R की वैल्यू भी आपको नोन है, तो A की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे आप पुट करेंगे तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। उसको जो आप सोल्व करके निकालते हैं तो वैल्यू आती है 1.61 10⁴ डिवाइड बाय 9, तो D ऑप्शन यहाँ पे आपके पास से मैच कर जाएगा। ये सवाल अच्छा था, सोचने वाला था, इस पेपर सभी सवाल अच्छे हैं, बस पेपर को काफी टफ बनाया गया, ठीक है बच्चों। बच्चों का नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 7, ये मैट्रिक्स मैच का सवाल है और सवाल वैसे सिंपल है, थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है। आइए अपने 1 बाय 1 चलते हैं। सबसे पहले बोला गया स्विच 1 को क्लोज किया गया, स्विच 1 को क्लोज, बाकी सब उड़ा दीजिए, कंफ्यूजन मत करो एक बार ना, बाकी सब उड़ा, स्विच 1 को बंद करना है खाली, वो हम कर देंगे। देखिए ये हमने सब उड़ा दिया एक बार। इस वाले पॉइंट का नाम आपके पास सवाल में गिवन है A और इस वाले पॉइंट का नाम गिवन है B। तो अगर आप इस स्विच को बंद कर देते हैं, यहाँ पे स्विच बंद हो गया तो ये पूरा फिर A हो गया, तो ये भी आपके पास में यहाँ पे A हो गया, ठीक है, इस तरीके से हो गया। हम थोड़ा सर्किट में बनाते हैं, इसको थोड़ा रीड्रॉ करते हैं, सर्किट थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये तो कोई काम का रहा नहीं, इसको तो खत्म कर दीजिए। सर्किट को अगर हम रीड्रॉ करें तो यहाँ पे एक पॉइंट बता लीजिए A, यहाँ पे एक पॉइंट बता लीजिए B, ठीक है। सबसे पहला रेजिस्टेंस है A और B के बीच में 30 ओम का बना दीजिए, ठीक है। ये वाला पॉइंट B हो गया आपके पास में, और इसका कुछ बैटरी का इसका नाम कुछ C रख दीजिए, इस पॉइंट का ना। फिर B और C के बीच में 30 ओम है, तो यहाँ पे B और C के बीच में एक 30 ओम और बना दीजिए, ठीक है। इसका काम कर दिया हमने, इसका काम कर दिया। नेक्स्ट अगर हम देखें A और B के बीच में, यहाँ पे A और B के बीच में आपने एक रेजिस्टेंस बना दिया और ये गैल्वेनोमीटर वाला ये वाला पॉइंट हो गया आपके पास में, इसकी वैल्यू है 60 ओम, इसका भी काम हो गया। फिर अगर आप देखें A और C के बीच में, दिस पॉइंट इज C, A और C के बीच में कितना आपके पास है 15 ओम है,
दिस इज 50 और यहाँ पे आप ऐसे बैटरी लगा रहे हैं 180 वोल्ट की, दिस इज 180 वोल्ट। अब ऐसा सर्किट बना, तो इसमें अगर हम टोटल रेजिस्टेंस देखें इसका, तो ये 60 है, ये 30 है, और 60 और 30 का नेट कितना बनेगा, दिस इज बिकम जैसे 20 ओम, इन दोनों 20 ओम बन जाएगा, 50 ओम बन जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट अगर आप देखेंगे तो 50 और 15 पैरेलल में है, तो 50 यहाँ पे 15 और डिवाइड बाय 65 आ गया आपके पास में, तो यहाँ पे 5, दिस इज 150 डिवाइड बाय 13 ओम, इतना टोटल रेजिस्टेंस आ गया आपके पास में। तो करंट थ्रू बैटरी अगर आप देखेंगे, दिस इज 150 डिवाइड बाय 150 मल्टीप्लाई 13, इसने इसको उड़ा दिया, ऐसा कुछ आ गया आपके पास में। तो इसकी वैल्यू अगर हम सोल्व करें, तो 15.6 एम्पीयर, दिस इज 15.6 एम्पीयर। तो जो बैटरी से करंट आएगा 15.6 आएगा। ओके, इससे जो करंट आएगा वो भी हमें देखना है ना, वो भी ये चाहता है, तो ये भी थोड़ा बता देंगे रुकिए एक बार। इतना सही है, ये वाली वैल्यू 15.6 आ गई, तो एक तो एस ऑप्शन मैच कर गया। इसमें करंट जाएगा कहाँ से, ए से बी जाएगा। गैल्वेनोमीटर में देखिए करंट ऐसे निकल रहा है, तो ए से बी जाएगा। तो एक तो इसमें ए का जो ऑप्शन हम देख रहे हैं, एक तो पी ऑप्शन मैच कर गया, एक एस ऑप्शन मैच कर गया। करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर निकालते हैं। करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर अगर आप देखेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए ऐसे कर लीजिए, इसमें जो करंट आपके पास में जा रहा है वो कितना जा रहा है, इसमें जा रहा है 180 डिवाइड बाय 15, कितने जा रहा है इस वाली ब्रांच में, जिसको देखेंगे तो इसमें 12 एम्पीयर, ठीक है। इसमें अगर 12 एम्पीयर टोटल जा रहा है 15.6, तो इसमें जा रहा है 3.6, ठीक है। 3.6 को अगर आप इनमें डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाले में जाएगा 30 डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाई 3.6, तो 1.2 एम्पीयर। तो जो गैल्वेनोमीटर से करंट है दैट इज 1.2 एम्पीयर। तो अब इसमें तीन ऑप्शन मैच कर गए इसके अंदर, तो कौन कौन से, एक पी मैच कर गया और एस मैच कर गया और आपके पास में टी मैच कर गया, ठीक है। ये था ऑप्शन ए। अब चलते हैं सेकंड ऑप्शन के अंदर। बच्चों फिर हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। बोला S2 को क्लोज कर दिया, अगर आपने S2 क्लोज कर दिया मतलब ये ऐसे हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपने इसका ऐसे क्लोज कर दिया तो ये वाला पॉइंट ए है, तो ये पॉइंट फिर आपके पास में ए ही बन गया, तो इस वाले रेजिस्टेंस कोई मतलब नहीं रह जाता, ये तो खत्म हो गया, ये रेजिस्टेंस का तो कोई सीन रहा ही नहीं। अच्छा, अब अगर हम सर्किट को वापस रीड्रॉ करें, सर्किट को वापस रीड्रॉ करना पड़ेगा, देखिए कैसे करेंगे बच्चों। फिर अगर हम इसमें बी ऑप्शन को देखें, आपको बोले स्विच 2 को क्लोज किया तो हमने कर दिया, और यहाँ पे हम सर्किट रीड्रॉ करे थे, ए और सी के बीच में जो आपके पास में बना, यहाँ पे ये 20 ओम बना दिया आपने, ठीक है, ये आ गया, इसका काम हो गया। फिर अगर आप देखें ए और बी के बीच में यहाँ पे एक पॉइंट हम बना लेते हैं एक्स्ट्रा, यहाँ पे कोई बी, तो ये ए और बी के बीच में जो बनेगा वो ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे ऐसे गैल्वेनोमीटर और यहाँ पे ऐसे रेजिस्टेंस 60 ओम, ठीक है, इसका काम भी हो गया। फिर बी और ए के बीच में बनाइए एक और रेजिस्टेंस आपके पास में 30 ओम का, यहाँ पे 30 ओम हो गया। और फिर अगर आप देखें बी और सी के बीच में, तो एक यहाँ पे बन गया ऐसे 30 ओम, ठीक है। तो एक बात ये समझ में आ रही है, इसमें जो करंट जाएगा, बैटरी कहाँ पे लगी हुई है, सी पे पॉजिटिव टर्मिनल है, ऐसे लगी हुई है बैटरी। तो अगर आप इसको 180 वोल्ट यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो आपको दिखाई देगा सबसे पहला तो कि हमारे बोला कि करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए से बी या बी से सी। तो ऐसे बैटरी तो करंट बी से ए जाएगा आपके पास में, तो बी ऑप्शन में अगर आप देखेंगे एक तो क्यू मैच कर जाएगा आपके पास। बैटरी से करंट की हम बात करते हैं, बैटरी से अगर हम करंट की बात करें तो कितना का, देखिए ये बन गया 20, ये बन गया 50, तो 50 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाय 70, ये टोटल रेजिस्टेंस बन गया, तो 100 डिवाइड बाय 7। तो करंट थ्रू बैटरी जो आएगा इट इज 180 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 7, इसने जो काट दिया 63 डिवाइड बाय 5, 63 डिवाइड बाय 5, तो कितना आएगा ये देखिए, बच्चों हमने ये वाला स्विच बंद किया ना, तो ये S2 नहीं है S3 है, तो ये C का हुआ आपके पास ना, ये फिर C का हुआ, तो आपके पास में एक तो आ गया, इसमें Q मैच कर गया, इसमें करंट जो आ रहा है वो 12.6 आ रहा है, तो वो कोई मैच नहीं कर रहा। इसमें हम देख लेते हैं इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, तो टोटल करंट 12.6 था, तो इससे कुछ 9 एम्पियर जाएगा आपके पास, तो बचा हुआ यहाँ पे 12.6 है, तो 12.6 में से यहाँ पे 3.6 जाएगा इसमें। तो इसमें अगर मैं देखूंगा तो 3.6 को हम उल्टे रेशो में डिवाइड करें, दैट इज 3 डिवाइड बाय 90, तो यहाँ पे साफ हो गया, यहाँ पे 10 आ गया, तो 4 बन गया, एंड दिस इज 5, दिस इज 6 डिवाइड बाय 5, दैट इज 1.2 एम्पियर ना,
मतलब उसमें 1.2 एम्पियर जाएगा। तो टी आपके पास सी का क्यू सही हो जाएगा और टी सही हो जाएगा। सी का आपके पास में क्यू एंड टी सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम बी ऑप्शन पे देखें, बी ऑप्शन में S2 को क्लोज किया था, तो S2 को अगर आपने क्लोज किया था तो फिर ये तो ऐसे कैसा रहेगा, दिस इज 15 ओम। S2 को अगर आप क्लोज करें फिर ये वाला होगा। सिमिलरली आप वापस सर्किट रीड्रॉ करिए, प्रोसीड करिए, तो हो जाएगा सोल्व। अब इसमें क्या है, सवाल तो वैसे टफ नहीं है, पर ये कि लेंदी बहुत ज्यादा है सवाल, इस वजह से ये सवाल मतलब अपने आप में दिक्कत वाला हो जाता है। आपको बार बार सर्किट रीड्रॉ करना है, फिर प्रोसीड करना है, उसी हिसाब से आपको इसका आंसर मिलेंगे। तो एक सवाल में ऑटोमेटिकली 4 सवाल हो गए, तो वो थोड़ा टाइडी प्रोसेस है, क्लियर। तो आप बाकी कर लेंगे। ओके बच्चों फिर हम 8th प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो आपको एक सर्किट दिखाया गया है ऐसा, और यहाँ पे ऐसे गैल्वेनोमीटर है आपके पास में, और यहाँ पे ऐसे रेजिस्टेंस और यहाँ पे बैटरी है, ठीक। और आपको बोला कि यहाँ से कुछ 2 एम्पियर करंट आ रहा है, और ये रेजिस्टेंस होगी 1 ओम, और ये हो गया कुछ 2 वोल्ट, और ये हो गया 10 ओम। तो आपको बोला गया कि सब डाटा आपको गिवन है सवाल के अंदर, 2 एम्पियर करंट दिखाया हुआ है। तो उससे क्या बोला गया, द रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर कितना होगा वो ये पूछ रहा है। तो रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर अगर हम देखें तो हम इसको कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। देखिए आप इसमें यहाँ पे जंक्शन रूल लगा दीजिए। यहाँ पे आप मान लीजिए कि यहाँ पे पोटेंशियल कुछ x है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ आप 0 मान लीजिए। तो यहाँ पे 0 मानेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा, -2 हो जाएगा। तो आप इसमें करंट कुछ I1 जाता हो मान लीजिए, इसमें कुछ I2 जाता हो मान लीजिए। तो आप क्या बोलेंगे, पीछे से तो आ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, 2 एम्पियर किसके बराबर होगा आपके पास में, I1 + I2 के बराबर होगा। इतना सही, तो पीछे से डायरेक्शन दिखा दी ना आपको। तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, x / 10, और I2 की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज x + 2 / 1। ऐसा रिजल्ट आ गया आपके पास में। तो इसको अगर हम थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा x + 10x + 20 = 20। तो इसने इसको साफ कर दिया। तो यहाँ जो बन रहा है x + 10x दैट शुड बी 0। अब इस इक्वेशन में क्या मतलब है, इसका मतलब तभी पॉसिबल जब x के लिए 0 हो, मतलब ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल 0 होगा, तो इससे तो फिर करंट कुछ जाएगा नहीं, सारा का सारा इसी से चला जाएगा। अब क्या क्या पूछा, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 1 एम्पियर, गलत बात। द करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0, ये बात सही दिखाई दे रही है। तो सेकंड ऑप्शन सही हो गया। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस S, रेजिस्टेंस S के कुछ पोटेंशियल डिफरेंस कितना, पूरा 2 का 2 जाएगा आपके पास में, 2 वोल्ट आ जाएगा। फिर पूरा पूरा फिर इसी से जाएगा ना 2 एम्पियर, तो आपके पास में इसके लिए 2 वोल्ट आ जाएगा। 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे बच्चों आपके पास, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4। फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 9। इसमें बोला ए वेरिएबल करंट इज फ्लो थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस फॉर 2 सेकंड, द टाइम डिपेंडेंस ऑफ करंट इज शोन इन द कर्व। तो हम कर्व देख लेते हैं, ऐसा कुछ कर्व है, यहाँ पे कर्व बना दिया। दिस इज करंट वर्सेस टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सेकंड का टाइम हुआ, ये वाली वैल्यू ऐसे कुछ 10 एम्पियर है। अब क्या बोलते हैं, एवरेज करंट कितना फ्लो किया वो सभी देखा। सबसे पहले मैं इसकी इक्वेशन निकालता हूँ। तो बता ये से समझ में आता है कि भाई Q जो होगा वो इंटीग्रेशन I dt होगा। तो एरिया अंडर द IT कर्व आपको चार्ज देगा, तो वो कितना आ गया 1/2, बेस और हाइट के जो 10 है, तो 10 कूलम चार्ज फ्लो किया 2 सेकंड में। सबसे पहले इसने क्या बोला, टोटल चार्ज फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस 10 कूलम, सही बात। द एवरेज करंट अगर आप I एवरेज निकालेंगे, दैट इज Q / ΔT, तो ये आ जाएगा 5 एम्पियर, ये एवरेज करंट आ गया। द टोटल हीट प्रोड्यूस इन द रेसिस्टर वो कितना होगा वो हमें निकालना पड़ेगा। अब वो कैसे निकालें, तो आप I की इक्वेशन लिखिए। तो I की इक्वेशन क्या होगा, y = mx + c लिख लीजिए आप, ऐसी इस फॉर्म में लिख रहा हूं मैं। तो y की जगह आ गया I, m की जगह आ गया -5, x की जगह आ गया t, और c में अगर हम देखें तो ये वाली वैल्यू बन गई 10, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बन गया। अब अगर हम इसकी वैल्यू को देखें, अगर हमें हीट प्रोड्यूस निकालना है तो हीट कितना आएगा, I², रेजिस्टेंस कुछ गिवन है आपको 1 ओम, तो ये R dt, इसको इंटीग्रेट हमें करना है। तो इसको अगर हम देखें तो दिस इज बिकम -5t + 10 का होल स्क्वायर, R की जगह 1 है, ये dt आ गया। क्लियर, लिमिट्स कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2 तक। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना नहीं आता, इसको आप कुछ y मान लीजिए इस एक्सप्रेशन को। तो y कितना आ गया आपके पास है, -5t + 10, तो dy कितना आ जाएगा, -5 dt, ठीक है। तो एक्सप्रेशन में कितना बन गया, इंटीग्रेशन y² और dt की जगह आप लिखिए dy by -5 और एक यहाँ पे माइनस, कितना बन गया y³ 3, तो y³ 3 तो 15 बन गया, ऐसे माइनस लगा हुआ है आपके पास में। लिमिट कहाँ से रहा, 0 से लेकर 2 तक। अब y की वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, तो ये बन जाएगा
5t प्लस 10 का क्यूब डिवाइड बाई 15, ठीक है, लिमिट है 0 से लेकर 2 तक। तो सर आप 2 पुट करिए तो यहाँ पे ये वैल्यू बन जाएगी 0, 2 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 बन जाएगी आपके पास में। ओके, और अगर हम 0 पुट करेंगे तो 2 पे तो 0 आ गया आपके पास में, तो 0 फिर एक माइनस, तो बाहर वाला माइनस नेट प्लस हो गया। और जब आप 0 पुट करेंगे दिस इज बिकम 1000 डिवाइड बाई 15, तो 200/3, दिस इज 200/3। तो ये तो मैच नहीं कर रहा हीट प्रोड्यूस। तो मैक्सिमम पावर ऑफ फ्लो ऑफ करंट, मैक्सिमम पावर हम कैसे निकालें? तो पावर आपके पास में आता है I² R, पावर I² R आता है। तो R के जो फिक्स है, जब I मैक्सिमम होगा तो पावर मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम पावर कितना हो गया? 100 × 1, दिस इज 100 वॉट। तो आपके पास में 3 ऑप्शन मैच करके ऑप्शन 1, 2 एंड 4। अगेन दिस प्रॉब्लम वाज गुड। इस पेपर में सभी सवालों को अच्छा ही रखा गया, आपको हर एक सवाल में स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, बिना स्ट्रगल कोई भी सवाल इसमें सॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला कंसीडर ए रेसिस्टर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ इंटरनेशनल 0 इफ द लेंथ ऑफ रेसिस्टर इज डबल्ड बाय स्ट्रेचिंग इट। तो रेजिस्टेंस तो होता है आपके पास में ρL/A। तो अगर आप ऊपर नीचे एरिया या फिर ऊपर नीचे लेंथ मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम बन जाएगा नीचे ना, तो रेजिस्टेंस आ जाएगा ρL² डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो अगर आप लेंथ को डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी आपके पास में क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। क्लियर? अगर आप लेंथ को डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी आपके पास में डबल हो जाएगा। इतनी बात सही है। तो इसने बोला कि अगर हम लेंथ को डबल कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा, ये उसने बात की। तो करंट अगर आप देखेंगे तो सॉरी, अगर हमने लेंथ को डबल किया तो रेजिस्टेंस, लेंथ को डबल किया ना, रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये R' जो बनेगा वो 4R बन जाएगा। अगर हम लेंथ को L से 2L बनाएंगे तो ये 4R बन जाएगा। तो करंट जो है वो बन जाएगा I0/4। पहले E/R था, अब होगा E/4R। तो करंट विल बिकम 4 टाइम्स, ये बात सही है। ओके सॉरी, तो करंट विल बिकम 4 टाइम्स नहीं, करंट तो 1/4 टाइम्स हो जाएगा ना। तो ये तो ए ऑप्शन सही नहीं हुआ। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन वायर विल बिकम हाफ। तो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखेंगे तो कैसे देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड? तो J = σE होता है आपके पास में। क्या अगर आपके पास में J = σE तो आपने लिखा AL = A2L, A1L = ऐसे लिख दिया। तो पहले एरिया कुछ A0 था, लेंथ कुछ L0 थी। अब एरिया कुछ A' हो गया, लेंथ हो गया L0/2L0। तो A' जो बन गया दैट इज A0/2। तो पहले अगर J था दैट इज J0, ये किसके बराबर था? दैट इज I0 डिवाइड बाय A0। अब क्या फाइनली अगर आप J फाइनल देखेंगे तो करंट बन गया 1/4 टाइम्स, दिस इज बिकम I0/4 और ये बन गया A0/2। नेट कितना बन गया? I0/2 A0। तो पहले अगर आपके पास में J0 था तो ये J0/2 बन गया। तो पहले ऐसा एक्सप्रेशन था। अब अगर आप देखेंगे तो J की जगह आ जाएगा J0/2 और सिग्मा मल्टीप्लाई E' नया E'। तो पहले E था J/E, J0/σ। अब हो गया J0 डिवाइड बाई 2 सिग्मा, तो EFI हाफ हो गया। तो सेकंड ऑप्शन आपके पास में सही है। थर्मल पावर प्रोड्यूस्ड बाय रेसिस्टर विल बिकम 1/4। थर्मल पावर की अगर हम बात करें, और थर्मल पावर कैसे देखें? देखिए पहले था I² × R0, ये था। अब करंट तो बन गया 6/4 हो गया, तो I² R की वैल्यू कितनी बन गई? R0, दैट इज 4R0। क्लियर? तो ये बन गया I0² डिवाइड बाय 4। जो पावर है वो 1/4 बन गई। तो थर्ड ऑप्शन भी सही है। द प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड कंडक्टेंस विल बिकम हाफ। द प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी होता है J मल्टीप्लाई एंड कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस ये कितना बनेगा? ये तो कांस्टेंट, ये तो फर्क नहीं पड़ता, J पे फर्क पड़ता है। तो J आपके पास में हाफ हुआ है ना। ओके, कंडक्टेंस की बात हुई है। तो दिस इज नॉट, यहाँ पे जो दिस इज कंडक्टिविटी। अगर आप कंडक्टेंस देखेंगे तो ये बोल रहा है J डिवाइड बाय
रेजिस्टेंस, क्योंकि 1/r कंडक्टेंस होते हैं, इसके रेशियो पे पूछ रहा है क्या फर्क पड़ेगा। तो पहले J0/R0 था, फाइनल रेशियो अगर आप देखें तो J0/2 हो गया, और R0 की वैल्यू कितनी होगी, R0/4 सही 4 सॉरी 4। तो ये जो फाइनल रेशियो बन गई J0/8R0 बन गया आपके पास में। तो ये 1/8 टाइम्स बन गया आपके पास में, तो इस वजह से ये सही नहीं होगा। तो दो ऑप्शन मैच कर जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके पास प्रॉब्लम नंबर 11 हुआ। इसमें बोल रहा है कि ऐसे सर्किट कुछ बना हुआ है, ये रेजिस्टेंस गिवन नहीं है, और यहाँ पे ऐसे एक वायर है, ठीक है, दिस इज वायर, और यहाँ पे ऐसे एक रेजिस्टेंस है, और इसकी कुछ रेजिस्टेंस एक्स है, यहाँ पे कुछ बैटरी और यहाँ पे कुछ वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये आर है और ये कुछ एक्स है। आपको बोला गया कि पोटेंशियोमीटर से हम रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, गैल्वेनोमीटर इज फर्स्ट कनेक्टेड एट पॉइंट ए, दिस पॉइंट इज ए और दिस पॉइंट का नाम है सी। तो आपको बोला जब हमने ए पे किया तो जो यहाँ पे नल पॉइंट मिलता है आपको वो 10 सेंटीमीटर पे मिलता है, ऐसा उसने बोल दिया। तो मान लेते हैं कि ऊपर वाले सर्किट में कुछ करंट I1 है और नीचे वाले में कुछ करंट आपके पास में I2 है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, I1 मल्टीप्लाई R ऑफ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये किसके बराबर आ रहा है आपके पास में, I2 मल्टीप्लाई R, ठीक है। फिर इसने बोला कि जब हम इसको यहाँ पे से ज्वाइन करते हैं तो नल पॉइंट मिलता है, फिर आपको मिलता है 30 सेंटीमीटर पे। तो उसमें अगर आप देखें दैट इज I1 मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू I2 मल्टीप्लाई ये रेजिस्टेंस हो गया आपके पास में R प्लस एक्स। क्लियर? अब आप दोनों को डिवाइड मार दीजिए, दोनों को डिवाइड मारेंगे तो रेजिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, तो ये तो लेंथ के रेशियो में आ जाएगा। I2 कट गया तो R डिवाइड बाय R प्लस एक्स बन गया, इसने इसको उड़ा दिया तो R प्लस एक्स इज इक्वल टू 3R आ गया। तो आपके पास में जो x आया दैट इज शुड बी इज इक्वल टू 2R। तो आप बोलेंगे जो x की जो रेजिस्टेंस है वो 2R के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा आसान था सवाल, पर क्रिएटिव सा सवाल। ओके, नेक्स्ट इज प्रॉब्लम नंबर 12। प्रॉब्लम नंबर 12 में बोला गया व्हेन ए गैल्वेनोमीटर इज शंट विद 4 ओम रेजिस्टेंस, यहाँ पे ऐसे गैल्वेनोमीटर है और इसको आपने शंट कर दिया ऐसे कितने से, 4 ओम रेजिस्टेंस से, तो जो करंट है वो 1/2 हो जाता है। तो यहाँ पे मान ले पहले कुछ I0 था, तो यहाँ पे कुछ आपके पास में I0/5 जा रहा है, तो इसमें कुछ 4I0/5 जा रहा है। क्लियर? तो इसमें आप लिखेंगे I0/5 मल्टीप्लाई RG इज इक्वल टू 4I0/5 मल्टीप्लाई 4, इसने इसको उड़ा दिया, इसने इसको उड़ा दिया, तो RG की वैल्यू आ जाएगी 16 ओम। तो ये गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस होगी। इसने बोला कि अगर हम इसको इफ गैल्वेनोमीटर फर्दर शंटेड विद 2 ओम रेजिस्टेंस, इसको एक और 2 ओम की रेजिस्टेंस से और शंट करें तब क्या होगा। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर बन गया। अब 4 तो था ही आपके पास में, 4 के पैरेलल में एक और लगा दिया आपने, सिर्फ 2 ओम आपने और लगा दिया। तो इन दोनों का नेट अगर हम देखेंगे तो कितना बन जाएगा, 8 डिवाइड बाई 6 दैट इज 4/3। ये दोनों बन गया 4/3। क्लियर? और इसकी रेजिस्टेंस 16 ओम। तो इसमें देखते हैं इसमें कितना करंट जाएगा, इसकी मेन तो इसी की बात है। तो इसमें अगर आप करंट देखेंगे तो ये बन जाएगा 4/3 डिवाइड बाय 4/3 प्लस 16 मल्टीप्लाई I0, इतना करंट जाएगा गैल्वेनोमीटर में। इसकी वैल्यू थोड़ा देखता हूँ, दिस इज 452 मल्टीप्लाई I0/13 बन गया, I0/13 बन गया। तो पहले कितना था I0/5, अब कितना बन गया I0/13। तो इसमें अगर हम डिक्रीज इन करंट देखें, हमसे क्या पूछा गया, फाइंड द रेशियो ऑफ डिक्रीज इन करंट टू द प्रीवियस करंट। तो डिक्रीज इन करंट हुआ पहले था I0/5, अब कितना बन गया I0/13, और प्रीवियस करंट कितना I0/5। ये तो रेशियो पूछा है आप, ये तो पूछा है कि आपसे इसका फ्रैक्शन कितना आएगा, तो वो चेंज हमें देखना, थोड़ा देख लेते हैं ये। तो 13 एलसीएम आ गया आपके पास, 13 मल्टीप्लाई 5 दिस इज बिकम 13 और 5 9I0 और मल्टीप्लाई दिस इज I0/5, इसने इसको उड़ा दिया, दैट इज 9/13। तो 9/13 जैसा आपको कुछ दिखाई दे रहा है। ओके, सो दिस इज 8, दिस विल बी 8 ना, 8 और 5 ओके, दिस इज 8/13। तो 8/13 अगर आ रहा है तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास में मैच कर जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 13। आपको बोला कि कुछ ऐसा सर्किट है और
दिस डिस्टेंस इज R, दिस इज 20 ohm, दिस इज 50 watt, ये 30 watt एंड दिस इज 10। ओके, और आपसे बोला गया कि R की वैल्यू क्या होता है कि 30 वोल्ट बैटरी से कोई करंट ना जाए, इस तरीके से पूछ रहा है। तो मैंने बोला कि यहाँ पे 0 बोल देता हूँ मैं, तो यहाँ पे भी 0 हो गया, दिस विल बिकम 30 बिकॉज इससे कोई करंट जा नहीं रहा, I की वैल्यू 0 है, दिस इज 30 देन दिस इज 30। ओके, और यहाँ पे देखेंगे तो इससे जो करंट आएगा वो 30/R आएगा ऐसे, और इसमें जो आएगा दिस इज 30, दिस इज -20, तो यहाँ पे कुछ 1 एम्पियर आ गया। क्लियर? तो यहाँ पे अगर 1 एम्पियर आ गया तो यहाँ पे 1 एम्पियर आना चाहिए, तो यहाँ पे 1 एम्पियर आने के लिए 30/R दैट शुड बी इज इक्वल टू 1, तो R की वैल्यू कितनी है 30 ओम। तो बड़े 30 ओम आपके पास में आंसर हो जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जाएगा। क्लियर? नंबर 14 की बात करते हैं। 14 आपके ऐसे मैट्रिक्स मैच है, आपको बोला गया कि सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस E। तो यहाँ पे हम ऐसे अर्थ है और यहाँ पे एक पार्टिकल है जो a दूरी के ऊपर सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, कुछ v नॉट वेलोसिटी से यहाँ पे वो रिवॉल्व कर रहा है, जो वेलोसिटी आपके पास में इसकी v नॉट है। अब आपको बोला गया कि इसके रिलेटिव फिर एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है, उसकी जो वेलोसिटी है वो रिलेटिव वेलोसिटी गिवन है फिर √5/4 v नॉट माइनस इसकी रिलेटिव है। तो अगर इसकी रिलेटिव है तो अगर ग्राउंड फ्रेम में देखेंगे नॉर्मल, अगर आप देखेंगे वी रिलेटिव नहीं, अगर आप नॉर्मल वेलोसिटी देखेंगे तो उसमें ऐड हो जाएगा ये इसकी वेलोसिटी, इसके रिस्पेक्ट में, सैटेलाइट के रिस्पेक्ट में, सैटेलाइट की वेलोसिटी इसमें ऐड हो जाएगी तो बात बन जाएगी। तो ये आपके पास में √5/4 v नॉट, ये उसकी वेलोसिटी है। ठीक है, अब अगर हम इस टोटल एनर्जी की बात करें, टोटल काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले, टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम देखें तो ये बन जाएगा ½ m v² दैट इज 5/4 v नॉट स्क्वायर। अच्छा, v नॉट की वैल्यू सवाल में गिवन है क्या? v नॉट की वैल्यू हम देख लेते हैं, इसको v नॉट स्क्वायर बोल देते हैं। अब v नॉट कितना होगा, अगर इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो v नॉट आएगा √gm/a। क्लियर? तो इसका आप लिखेंगे दैट इज 5/10 g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय a। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई आपके पास में। ठीक है, तो दिस इज बिकम, so this is 5/8, so this is 5/8। क्लियर? तो ये आपके पास में टोटल काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब हमें क्या चाहिए, हमें टोटल एनर्जी चाहिए। तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी अगर आप जोड़ेंगे तो कितना है -gmm डिवाइड बाय a, ये पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितना है, दोनों का सम आ गया, तो 5/8 gmm डिवाइड बाय a -gmm डिवाइड बाय a, सोल्व करने कितना आ गया -3/8 gmm डिवाइड बाय a। ठीक है बच्चों, टोटल एनर्जी आ गई। फिर आपसे पूछा गया कि मैक्सिमम मिनिमम पाथ कितना। देखिए यहाँ पे जो वेलोसिटी रिक्वायर्ड थी वो v नॉट थी, आपके पास में जो वेलोसिटी है वो √5/4 बस, ज़्यादा मतलब इलिप्टिकल पाथ में जाएगा, इलिप्टिकल पाथ जाएगा ऐसा ऐसा वैसा कुछ इलिप्टिकल पाथ में जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट आएगा वो पेरीहीलियन की कोरस्पॉन्डिंग आएगी, ये एपीहीलियन के कोरस्पॉन्डिंग आएगा। तो टोटल एनर्जी ये है, तो अगर मुझे पता है कोई इलिप्टिकल पाथ में जाता है तो उसकी टोटल एनर्जी ऐसी होती है, तो a' जो सेमी मेजर एक्सिस होगी, तो ये किसके बराबर है -3/8 gmm डिवाइड बाय a। तो इसने इसको उड़ा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास से 4 आ गया, m ने m को उड़ा दिया, तो a' की वैल्यू जो आपके पास में है दिस इज बिकम 4a/3, ये सेमी मेजर एक्सिस है। तो ऐसे यहाँ पे ये अर्थ मान लिया, अर्थ का सेंटर, इस वाले पॉइंट से आपने चलना शुरू किया, ऐसे करके कुछ ये है। क्लियर? अब पता है कि जो मिनिमम डिस्टेंस है वो तो यही रहेगी, मिनिमम डिस्टेंस ये रहेगी, ये तो पता है आपको, ये डिस्टेंस तो a के बराबर है, ये a' है वो a के बराबर है। अब आपको पता है कि a' माइनस a' ये सेंटर है, तो ये a' होगा ना, ये वाला डिस्टेंस तो पूरा हो गया। a' माइनस a' ये वाली वैल्यू आती है आपके पास में a के बराबर, तो a' की वैल्यू पता है 4a/3, तो a' की वैल्यू जो आई आपके पास में दिस इज बिकम a/3। क्लियर? तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस आएगी, ये वाली जो मैक्सिमम डिस्टेंस आएगी वही a' प्लस a' कितनी वैल्यू बन गई, दिस इज बिकम a' की वैल्यू है 4a/3 और a' की वैल्यू बन गई a/3, तो टोटल बन गया 5a/3। तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो आ रही है दैट इज 5a/3 और जो मिनिमम डिस्टेंस आपके पास में आ रही है वो a आ रही है। क्लियर? तो मैक्सिमम डिस्टेंस से कोरस्पॉन्डिंग आर ऑप्शन मैच कर जाएगा, और अगर आप देखेंगे मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस से कोरस्पॉन्डिंग टी ऑप्शन मैच कर जाएगा। क्लियर?
नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 15 है। प्रॉब्लम नंबर 15 में क्या बोल रहा है कि डबल स्टार सिस्टम है और उसमें दो स्टार्स हैं, एक का मास m है, एक का मास 2m है, और दो सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। एक आपके पास में यहाँ पे m आ गया और एक आपके पास में यहाँ पे 2m आ गया, और इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कुछ यहाँ पे होगा आपके पास में ना। तो ये डिस्टेंस कुछ मान लीजिए आप, दिस विल बिकम l/3 और ये बन गया कुछ आपके पास में 2l/3, ऐसा कुछ कर दिया। और यहाँ पे r की टर्म्स में मैंने इसको l की टर्म में लिख दिया। तो अगर आप सेंटीमीटर फोर्स देखें तो ये इस पर कितना फोर्स है, Gm 2m डिवाइड बाय l स्क्वायर इज इक्वल टू 2m ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू होगी l/3। अगर सोल्व करके देखते हैं, इस m ने इसको मार दिया, तो हमसे क्या पूछा क्या गया है हमसे कि टाइम पीरियड, उन सब चीज़ों की बात हुई है, टाइम पीरियड की बात करना चाहते हैं मेन ये। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे आ गया आपके पास में g, और ये वाला यहाँ पे चला गया 6m डिवाइड बाय l क्यूब, यहाँ पे 2 है तो ये तो कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा। सही, इसने इसको मार दिया। तो 3gm डिवाइड बाय l क्यूब, इसका जो रूट होगा ये ओमेगा आ गया। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, तो 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा करेंगे तो ये बन जाएगा √3gm l क्यूब रिस्ट पावर क्यूब कर दी, चलो ठीक है, पावर 3/2 ऐसे कर दो। सही। तो यहाँ पे देखिए जो इससे क्या पूछा है, तो t किसके प्रोपोर्शनल है, r⁻³ के प्रोपोर्शनल है, तो पहला ऑप्शन मैच कर गया। और m की पावर -½ के प्रोपोर्शनल है, तो फोर्थ ऑप्शन मैच कर गया। दो ऑप्शन मैच कर जाएंगे आपके पास में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? ठीक है, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 16। प्रॉब्लम 16 में बोला गया सैटेलाइट रिवॉल्व around a planet in circular orbit of radius r with a time period of revolution t. If the satellite stop and release in its orbit, मान लीजिए बोला कि यहाँ पे एक सैटेलाइट है ऐसे, वो इसके अराउंड ऐसे रिवॉल्व कर रही थी। अगर आप इसको रिलीज, मतलब अगर आप स्टॉप करते रिलीज करेंगे तो क्या होगा आपके पास में, तो पहली बात तो नीचे गिर जाएगी भाई यहाँ पे। तो अगर आप छोड़ेंगे इसको रिलीज करेंगे तो नीचे आके ऐसे नीचे गिर जाएगी आपके पास में। और सेकंड चीज आपसे पूछ रहा है कि टाइम कितना लगेगा, आइए उसको थोड़ा निकालते हैं। तो ये समझ में आ गया भाई, ठीक है, सीधा ग्राउंड पे आ जाएगा और वहां पे हिट कर जाएगा। अब टाइम की अगर आप बात करेंगे, टाइम कैसे निकाल सकते हैं, तो वो थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन है, काफी लेंथी कैलकुलेशन है। तो उसमें क्या करेंगे, आपने यहाँ से छोड़ा, तो यहाँ पे इनिशियल टोटल -gmm डिवाइड बाय r, ये इनिशियल टोटल एनर्जी थी, यहाँ पे इतनी थी, उस कैंटी की जो रही नहीं, यहाँ पे छोड़ दिया। फिर फाइनली किसी पोजीशन पे आएगा तो आप लिखेंगे, मान लीजिए r दूरी पे आया, gmm डिवाइड बाय स्मॉल r प्लस ½ m v स्क्वायर। क्लियर? तो आपको यहाँ पे वेलोसिटी मिलेगा इन द टर्म्स ऑफ r। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आया v स्क्वायर, दिस इज बिकम gmm डिवाइड बाय स्मॉल r माइनस कैपिटल M डिवाइड बाय r, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 हो गया आपके पास में, और इसकी पावर होगी 1/2, ये आ गया वेलोसिटी। ठीक, फिर आप देखेंगे dt टाइम को लिखेंगे dr डिवाइड बाय v, तो ये एक्सप्रेशन आप लिखिए, फिर इंटीग्रेट करिए। तो जो टाइम के लिए 0 से t तक, और r की वैल्यू आपके पास में जो मैक्सिमम वैल्यू थी कि इसकी रेडियस कुछ आप मान लीजिए इनिशियल कितनी थी आपके पास में, r थी, और फाइनली अगर आप देख रहे हैं तो ये बहुत कम हो गया आपके पास में, तो इसको टेंडिंग टू 0 कर दीजिए आप, क्योंकि बहुत छोटा बोला है ना उसने इसको। तो आप इसको सोल्व करिए, सोल्व रिजल्ट आएगा, तो आपको थर्ड ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो लेंदी कैलकुलेशन है, मतलब आपको यहाँ पे आके समझ जाना चाहिए, सवाल थोड़ा लेंदी होगा तो आप चाहे उसको स्किप कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात कर रहे हैं। आपको बोला गया था मैक्सिमम हाइट रीच बाय रॉकेट फायर्ड विद स्पीड इज इक्वल टू 50% ऑफ एस्केप स्पीड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो मान लीजिए आपने जो फेंका है वो ve/2 से फेंका है, तो कितनी हाइट पे वो मैक्सिमम जाएगा, वो ये पूछ रहा है। तो मैंने बोला कि इनिशियली gmm डिवाइड बाय r प्लस ½ m ve स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू -gmm डिवाइड बाय कैपिटल स्मॉल r कर दो, मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, वहाँ पे जाकर रुक जाएगा। तो ये मैक्सिमम हाइट मान लीजिए कुछ सेंटर से r पे गया, तो आपके पास में ये आ गया। अब हमें h निकालना है, यहाँ पे जो आ रहा है वो सेंटर से आएगा, थोड़ा देखते हैं इसको। ये बन गया -gmm डिवाइड बाय r प्लस ½ m, v कितना हो गया, v होता है दिस इज -gmm डिवाइड बाय r
इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर करते हैं तो इसकी कैपेसिटी ज़्यादा दैट इज अंडर रूट 2 जी एम बाई आर आता है। तो इसका आप लिख दीजिए दैट 2 जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 4, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बनता है। सॉरी जी एम डिवाइड ऐसा बनेगा, इतना सही। तो ये बन गया एक्सप्रेशन माइनस जी एम एम डिवाइड बाई आर के बराबर आ गया। तो यहाँ पे अगर आप देखें जी एम एम आर जी एम एम ये सारा साफ हो गया आपके पास में। यहाँ पे बना -1 बाई आर और यहाँ पे बना 1/4 आर इज इक्वल टू -1 बाई स्मॉल आर। जिसको अगर हम सोल्व करें दिस बिकम -3/4 आर इज इक्वल टू 1 बाई आर। तो यहाँ पे जो स्मॉल आर क्या इज 4r/3 है। ठीक, तो अगर आप एच मैक्स देखेंगे इट इज 4r/3 माइनस आर, दिस इज बिकम r/3। तो ये एच मैक्स जो आपके पास में आएगा r/3 आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपके पास में मैच कर जाएगा। क्लियर। फिर हम लास्ट प्रॉब्लम में चले, प्रॉब्लम नंबर 18। इसमें अगर आप देखें द कैविटी ऑफ रेडियस r/2 इज मेड इनसाइड ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r, द सेंटर ऑफ कैविटी इज लोकेटेड एट डिस्टेंस r/2 फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। मतलब ऐसा यहाँ पे एक स्फीयर था और इसमें आपने ऐसे कैविटी को कट कर लिया। The gravitation force between the mass of particle m at a distance r/2 from center of sphere on the line joining of both centers and the cavity opposite to the center of cavity। मतलब यहाँ से ये ऐसा कुछ है, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे बात कर रहा है r/2 दूरी पे। तो यहाँ पे GFI पूछ रहा है कितना लग रहा होगा। तो मैंने बोला इस पूरे की वजह से कितना का GM डिवाइड बाय r³ मल्टीप्लाई स्मॉल आर आता है। ये तो है पूरे की वजह से, और इसकी वजह से अगर आप देख रहे हैं मतलब पूरे की वजह से इधर आया और इसकी वजह से देखेंगे तो माइनस करना पड़ेगा। इसकी वजह से कितने का जी, इसका मास हो जाएगा m/8 जी m/8 और ये डिस्टेंस कितनी बन गई सेंटर से r/2, यहाँ से r/2, दिस इज बिकम r²। ठीक, तो आपके पास में ये तो बन गया g/2 और यहाँ पे बन गया g/8। सोल्व करेंगे तो 8 LCM आ गया और 4 और दिस इज 3g/8। आपके पास में वो कितना आ जाएगा दैट इज 3mg डिवाइड बाई 8। ये आपके पास में आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपके पास मैच कर जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से पेपर खत्म होता। पेपर बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छे लेवल का पेपर था आपके पास में। पर ठीक है, बीच में कई बार टफ पेपर देख लेना चाहिए ताकि थोड़ा सा पता रहे भी कई बार बहुत टफ भी आता है। ये एक्सट्रीम टफ लेवल का पेपर था। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।